पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? देश में होगी एक और जीन बैंक की स्थापना, तो दूसरी ओर पशुओं के लिए मिलेंगी जेनेरिक दवाएं। हरियाणा के किसानों की कैसे बढ़ेगी आमदनी? मौसम वैज्ञानिकों से जानेंगे मौसम का भी हाल। नमस्कार, मैं हूं शैलेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। देश में दूसरे जीन बैंक की स्थापना का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जन औषधि योजना के तर्ज पर अब पशु औषधि योजना। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी। हरियाणा में प्रति एकड़ औसत उत्पादन की बढ़ोतरी को मंजूरी। अब अधिक उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे किसान। छोटे और सीमांत किसानों को मौजूदा एमएसपी प्रणाली से अपेक्षित लाभ नहीं, एनआईएपी की रिपोर्ट में खुलासा। 15 राज्यों में 10,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों और पशुपालकों को होगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया गया। गेहूं खरीद पर बोनस का भी ऐलान। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन में तेजी के निर्देश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह देश का दूसरा जीन बैंक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीन बैंक का ऐलान करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत का पहला जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस बैंक में महत्वपूर्ण फसल जर्मप्लाज्म के संग्रह और भंडारण के लिए देश भर के 12 क्षेत्रीय स्टेशन शामिल हैं। ये जर्मप्लाज्म पौधों या जानवरों के आनुवंशिक घटक होते हैं, जिनका उपयोग अनुसंधान, संरक्षण और फसल प्रजनन में किया जाता है। वर्ष 2025-26 के बजट में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस सुविधा में 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनें होंगी, जो आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन में शामिल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण सहायता प्रदान करेंगी। दूसरे जीन बैंक की स्थापना से वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। सरकार द्वारा भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारी इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमें इस तरह के प्रयासों का दायरा बढ़ाना होगा। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेक्टर्स को इन प्रयासों में भागीदार बनाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन औषधि योजना के तर्ज पर अब पशुओं के इलाज के लिए जेनेरिक दवाएं दी जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है। पशु स्वास्थ्य और उनके रोगों के इलाज के लिए 3,880 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इससे पशुओं के 4 प्रमुख रोगों के इलाज पर फोकस किया जाएगा। पशुओं को प्रमुख रूप से 2 रोगों, खुरपका और मुंहपका से खतरा रहता है। इन दोनों रोगों से पशुओं को बचाने पर फोकस किया जाएगा। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार टीकाकरण पर केंद्रित कार्यक्रम चलाएगी। पशुपालन और इससे जुड़े क्षेत्र में किसानों के बीच पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एथनो वेटनरी दवाएं दी जाएंगी। पशुपालकों को उनके घर पर ही मोबाइल वेटनरी वैन से सुविधा दी जाएगी। सरकारी मशीनरी के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। भारत पशुधन पोर्टल से कार्यक्रम की निगरानी होगी। पशुओं के 4 प्रमुख रोगों के इलाज और निपटारे पर रहेगा फोकस। खुरपका और मुंहपका रोग के निवारण पर ध्यान देगी सरकार। पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेगी पशु औषधि। एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, जिनमें 2 का नाम यहाँ पे लिखा है जो बहुत बड़े डिजीज हैं, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस। इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अधिकतर लाभ बड़े किसानों को मिलता है। यह वह किसान है जिनके पास बेचने से अधिक उपज होती है। रिपोर्ट के अनुसार धान के किसान अपनी बेचने योग्य उपज का सिर्फ 24% और गेहूं के किसान सिर्फ 21% ही एमएसपी पर बेच पाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी से सिर्फ 15% धान किसानों और 9.6% गेहूं किसानों को ही लाभ मिल पा रहा है। छोटे और सीमांत किसान, जो भारतीय कृषि का बड़ा हिस्सा
है, मौजूदा एमएसपी प्रणाली से अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शोध पत्र में इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुधार के उपाय सुझाए गए हैं। इसमें भुगतान योजना को बढ़ाने और छोटे किसानों से खरीद को लक्षित करने जैसे कदम शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार धान बेचने वाले 31.3% किसान अपनी उपज का 37.8% एमएसपी पर बेचते हैं। गेहूं बेचने वाले 23.5% बड़े किसान उपज का 29.8% एमएसपी पर बेचते हैं। केवल 10.5% और 4.5% सीमांत किसान एमएसपी प्रणाली का हिस्सा बनते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा के किसान अब एमएसपी पर अधिक उपज बेच सकेंगे। सरकार द्वारा गठित समिति की तरफ से रबी फसलों की उत्पादन सीमा में बदलाव की सिफारिश के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रति एकड़ औसत उत्पादन की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। बढ़ोतरी के बाद संशोधित हुई नई सीमा 2025-26 के रबी खरीद सीजन में लागू की जाएगी। सरकार के अनुसार इस कदम से ऐसे किसानों को सीधा फायदा होगा जो पहले निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन होने के कारण अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे। इससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि सरकार के इस फैसले से किस तरह बदलाव आएगा। जौ की औसत उत्पादन सीमा 15 क्विंटल से 16 क्विंटल प्रति एकड़ की गई। चने के लिए उपज का आंकड़ा 5 क्विंटल से बढ़ाकर अब 6 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। सूरजमुखी के लिए उत्पादन का आंकड़ा 8 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 9 क्विंटल हुआ है। वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए औसत उत्पादन 3 क्विंटल से बढ़ाकर 4 क्विंटल प्रति एकड़। मसूर का उत्पादन अनुमान 4 क्विंटल प्रति एकड़ तय किया गया, जो पहले तय नहीं था। अगली बड़ी खबर किसानों और पशुपालकों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार सहित भारत के 15 राज्यों में 10,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बेंगलुरु स्थित एक एनजीओ ने बड़े पैमाने पर सर्कुलर डेयरी कार्यक्रम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। अगले 4 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित 10,000 बायोगैस डाइजेस्टर से सालाना 3 लाख टन जैविक घोल उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होगी। यह संयंत्र 7 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा बायोगैस का उत्पादन भी करेंगे, जिससे 10,000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन मिलेगा। यह कार्यक्रम हर साल लगभग 60,000 टन फॉस्फेट युक्त जैविक खाद का उत्पादन करने में सक्षम होगा। इससे किफायती और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के डेयरी किसानों को सीधे लाभ, बेहतर खाद्य प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और बेहतर डेयरी बुनियादी ढांचे में मदद। किसानों की खेती में इनपुट लागत कम करने में मदद होगी। ग्रामीण परिवारों को अच्छा खाना पकाने का ईंधन मिलेगा। जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने धान की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। धान की उपज करने पर पात्र धान उत्पादक किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही गेहूं पैदा करने वाले किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को गेहूं खरीद पर सरकार बोनस देगी। सरकार किसानों से 2,425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। साथ ही प्रति क्विंटल 175 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। इस हिसाब से किसान को गेहूं का मूल्य 2,600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अभी तो धान का मुद्दा भी आया। जब मैं कल गया तो उन्होंने कहा ये 2,000 कम पड़ रहे हैं। तो जैसे आपके साथ बैठा, उनसे पूछा कितना कर दें, बोले डबल कर दो। हमने कहा हमारे लिए क्या जाता है, ये किसानों की सरकार है, मैं भी किसान का बेटा हूं। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी को जो बता दूंगा सब हाँ ही करेंगे। तुम तो 2 का 4,000 करने की घोषणा करता हूं। और इसी सत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में मखाना बोर्ड गठित करने के काम में तेजी लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, इसके लिए मखाना किसानों से सुझाव मांगे जाने चाहिए, जिससे मखाना उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके। कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें अधिकारियों ने बताया कि इस रबी सीजन में कई फसलों की अच्छी पैदावार होने की संभावना है। कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है जिसमें किसानों को फसल का बेहतर दाम सुनिश्चित किया जा सके। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ता शुष्क रहेगा और टेम्परेचर धीरे बढ़कर 30 के ऊपर जाकर 33-35 तक जा सकते हैं अगले हफ्ते में। और मिनिमम टेम्परेचर भी 16-17 के आसपास रहेगा। इसमें शुष्क रहने के कारण आप सभी लोग किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप
सिंचाई कर सकते हैं। किसानों के लिए है कोई भी रबी फसल है, सब्जियां हैं, सभी में सिंचाई हल्का सा सिंचाई दीजिए, क्योंकि हवा भी चल रहा है, इसलिए ध्यान में देखते हुए सुबह और शाम को आप हल्का सा इरिगेशन दीजिए। और इसमें पिछले बार जो बताया था, उड़द की फसलें के बुआई हेतु अच्छा सीड मिलेगा कहीं ना कहीं सीड कॉर्पोरेशन से और किसी संस्थान से, उस सीड का व्यवस्था कीजिए। और उड़द और मूंग का अभी करने का टाइम है, मार्च में करने का। और सब मौसम का ध्यान रखते हुए सलाह है कि भिंडी का भी अगेती बुआई इसी पीरियड में कर सकते हैं। और सिर्फ ये देखना है मिट्टी में नमी है या नहीं। और सभी सब्जियों, सरसों, सभी में ये अभी वायरस या कुछ डिसीज आने का भी संभावना है, इसमें आप पूरा निगरानी में रखिए। और वर्तमान तापमान है, फ्रेंच बीन, गर्मी की मौसम वाली मूली और इत्यादि सब्जियों का सीधी बुवाई के लिए अनुकूल है, और अंकुरन के लिए ये तापमान अच्छा है। और टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां सभी के रोपाई इस सप्ताह में कर सकते हैं। और सिर्फ ये देखना है मिट्टी में नमी है या नहीं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।